कर वे चली गई थी। दूसरे घाट दूसरे खूंटे से बंध गई थी। उनके आंचल की हवा उन्हीं के साथ चली गई थी। बहुत दूर किसी देश नेह की बाती एक घर से उठकर किसी दूसरे घर के कोने। साग फूटने की मछली आंगन के ताके पर रखकर धनिया की चटनी पीसने की सिलवट एक कोने में छोड़ ककहरा की किताबें और पुरानी फटी कॉपियों में बनी मीरा और बाई लक्ष्मी के अधूरे चित्र छोड़ गई थी वे हमारे को। उन्हें अब कुछ भी बनना न था। एक ऐसे देश और समय में पैदा हुई थी वे जहां उनके होने से कंधा झुक जाता था। कई बार पगड़ी दांव पर लग जाती थी, फिर भी वे हुई थी पैदा। पिता कहते अपना भाग्य लेकर आई थी साथ। इस तरह किसी दूसरे से नहीं जुड़ा था उनका भाग्य। सबका होकर भी रहना था पूरी उम्र अकेले ही उन्हें अपने हिस्से के भाग्य के साथ। उन्हें कुछ नहीं बनना था इस अभागे देश में। उनके कुछ भी बनने पर बहुत पुरानी कब्रों के भूतों के पहरे थे। कई मिथकों के बड़े और भारी ताले छोड़ गई थी वे। तेल की कटोरियां, रसोई घर में अपने खुरदरे हाथों के निशान, चौकी, बेलना, तसली, कठौती, करछुल, छुलनी। बचपन से उन्हीं से प्यार करना सिखाया था उनके पास। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं विमलेश जी, विमलेश त्रिपाठी जी। विमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत के मंच पर। दोस्तों, मैं विमलेश जी के बारे में थोड़ा बता दूं। विमलेश जी जो हैं वो कवि हैं, कहानीकार हैं, लेखक हैं, समीक्षक हैं और मतलब बहुत सारी कहानियों कहानियों का संग्रह इनका आया हुआ है और कविताएं बहुत बढ़िया लिखते हैं ये। मैं थोड़ा सा बताता हूं इनके बारे में कि ये जो हैं, ये बिहार में इनका जन्म हुआ है। बस्तर में हरनाथपुर है बिहार में, वहां पर इनका जन्म हुआ। फिर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज में। बाद में इन्होंने स्नातकोत्तर किया और बीएड किया वहां से। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की और केदारनाथ सिंह की कविताओं पर इनकी पीएचडी है। देश की लगभग सभी पत्रिकाओं में ये कविताएं, कहानियां, समीक्षा, लेख इनके प्रकाशित होते रहते हैं। इनकी कई कहानियों का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इनके जो कुछ किताबों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम बचे रहेंगे, ये इनका कविता संग्रह है। एक देश और मरे हुए लोग, ये भी इनका कविता संग्रह है। उजली मुस्कुराहट और उजली मुस्कुराहटों के बीच, ये इनकी प्रेम कविताओं का संग्रह है। कंधे पर कविता संग्रह है। अधूरे अंत की शुरुआत कहानी संग्रह है। कैनवस पर प्रेम, ये इनका उपन्यास है। और हमन है इश्क मस्ताना, ये इनका उपन्यास है। यह मेरा दूसरा जन्म है, ये कविता संग्रह है। और इन्होंने केदारनाथ सिंह पर एक आलोचनात्मक पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई है, केदारनाथ सिंह, लोक संस्कृति और आधुनिकतावाद। विमलेश जी को कई सम्मान मिल चुके हैं, जैसे कि भारतीय ज्ञानपीठ से नवलेखन पुरस्कार इनको 2010 में मिला। फिर ठाकुर पूरण सिंह स्मृति सम्मान मिला इन्हें 2011 में। भारतीय भाषा परिषद में युवा पुरस्कार इनको 2014 में मिला। राजीव गांधी एक्सेलेंस अवार्ड इनको मिल चुका है। और इनकी एक चर्चित कहानी है अधूरे अंत की शुरुआत पर एक फिल्म बनी है।
मैं इतना तो इनके बारे में बता दे रहा हूँ, बाकी अब इनसे बातचीत करते हैं। इनकी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, मतलब इनकी रचनाओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद है और अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। विमलेश जी जो है वो एक परमाणु ऊर्जा संस्थान में नौकरी भी करते हैं। विमलेश जी, अब ये बताइए कि नौकरी भी करते हैं और इतना सारा लिखते भी हैं, ये एक मिसाल है। और जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इतना समय निकाल करके अपनी रचनाओं को, इतने बेहतरीन तरीके से रचनाओं को कैसे आप रच पाते हैं? देखिए, लिखने की अगर आपके अंदर रुचि है लिखने पढ़ने की, तो समय निकल आता है। अब हम लोग तो बहुत कम समय एकेडमिक फील्ड में नहीं है, ऑफिस का काम है, लेकिन ऑफिस में रहते हुए भी कुछ एक वक्त अगर मिल जाए तो हम लिखने पढ़ने में ही बिताते हैं। कुछ लोग हैं जो अड्डा दे रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए यही काम है कि भाई जो वक्त मिल जाता है, जो वक्त हम चुरा पाते हैं अपने कामों से, उस वक्त को लिखने पढ़ने में लगाएं। तो इस तरह से थोड़ा वक्त मिल जाता है, और घर में भी रात में आकर के, रात में जग करके कुछ चीजें लिखी। बहुत सारी कहानियां मैंने और कविताएं तो ऑफिस में बैठकर खाली समयों में। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो हर समय काम ही है। कुछ वक्त तो मिल ही जाता है, और उस वक्त का इस्तेमाल हम लोग रचनात्मक कार्यों के लिए कर लेते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे, चूंकि वो 2001 में मेरी सर्विस हुई थी, और उसके बाद से ही मैंने लिखने पढ़ने की तरफ भी सीरियसली सोचना शुरू किया था। और वहां से काफी लंबा वक्त हो गया, तो धीरे धीरे किताबें भी लिखता रहा तो आती रही, और इस तरह से लिखना पढ़ना जारी रहा। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जी। तो ये एक मैं जानना चाहता हूँ और हमारे दोस्त भी जानना चाहते होंगे कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके मन में रचना कर्म में जाने का, रचना कर्म से जोड़ने का की मतलब इच्छा क्यों, कैसे हुई? तो देखिए, रचना और रचना से तो बहुत शुरू में परिचय रहा था। गांव में जब मैं पढ़ता था, तभी रामचरितमानस तुलसीदास का, उससे परिचय मेरा हुआ था। तो रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़ते हुए और बहुत ही लय में गाते हुए एक पोएट्री से, कविता से एक परिचय होता है मेरा। और इसके बाद जो टेक्स्ट बुक होते थे, गांव में तो लाइब्रेरी नहीं थी और किताबें नहीं थी, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो कविताएं और कहानियां होती थी, वो मेरी या मेरे बड़े भाई की क्लास की, वो मैं पूरा पढ़ जाता था। तो रुचि वहीं से जागृत हुई। लिखने की प्रवृत्ति धीरे धीरे तो शुरू हो ही गई थी। कुछ तुकबंदियां वगैरह, जब मैं मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद जब मैं एचएस में पहुंचा, तो एचएस में कुछ तुकबंदियां शुरू हो गई थी, और कविता से ही शुरुआत हुई। तो तुकबंदियां करते हुए आगे बढ़े। कॉलेज में भी कुछ एक जैसे कवियों से परिचय हुआ, जिसमें केदारनाथ सिंह थे, मुक्तिबोध थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। इस तरह के कवियों को पढ़ते हुए लगा कि यार, इस तरह से तो हम भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत लेखन वहां से शुरू हुआ, लेकिन वह उस तरह का लेखन नहीं था कि उसे कहीं प्रकाशित किया जाए या कहीं भेजा जाए। लेकिन एमए तक आते आते और एमए पास करने के बाद कुछ कविताएं मेरी ऐसी आई, जब लगा कि कुछ कविताएं मुकम्मल हो रही हैं। तो 2003 में पहली बार कुछ कविताएं वागर्थ में, कलकत्ता से जो प्रकाशित होती है, वो वहां से 3 कविताएं मेरी छपी। और एक तरह से लेखन की विधिवत शुरुआत या औपचारिक शुरुआत आप कह सकते हैं कि वहां से होती है। तो छिटपुट लेखन तो शुरू से ही जारी था, गंभीर लेखन एमए पास करने के बाद शुरू हुआ।
आपने एमए करने के बाद बीएड भी किया, तो ये बीएड करने के लिए क्या अध्यापन में जाने की इच्छा थी? इसलिए सर कि अब बीएड करने के बाद, एमए करने के बाद मेरी इच्छा थी एमफिल करने की। लेकिन मेरे कुछ दोस्त बीएड कर रहे थे और कह रहे थे कि नौकरी लग जाएगी, कहीं स्कूल वगैरह में अध्यापन का काम मिल जाएगा। तो एक तरह से ऐसा था कि हम तो पढ़ रहे थे, तो रोजगार की भी एक चिंता हमारे मन में थी कि पढ़ने के बाद कहीं रोजगार मिल जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर बीएड मैं कर लेता हूँ तो किसी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मुझे मिल जाएगी। तो बीएड करने के उद्देश्य के पीछे या बेरोजगारी या रोजगार की समस्या है कि रोजगार की वजह से मैं बीएड करना चाहता हूँ, ताकि कहीं अध्यापन वगैरह की नौकरी मिल जाए। तो अगर अध्यापक बन जाते तो आप कुछ बच्चों को पढ़ाते, कुछ छात्रों को पढ़ाते। अभी तो आप पूरी जनता को पढ़ा रहे हैं, अपनी रचनाओं से उनकी चेतना को जागृत कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा हुआ कि आप अध्यापक नहीं बने। नहीं, अध्यापक मैं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि कॉलेजों में जाऊं। उसके लिए मैंने स्टेट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट हाँ। एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो मैंने पास किया। और फिर बाद में मैंने पीएचडी भी की, इसलिए कि कॉलेज वगैरह या यूनिवर्सिटी में अध्यापन कर सकूं, क्योंकि लिखने पढ़ने से जुड़ा हुआ था मैं और लिखने पढ़ने में रुचि थी। तो मुझे लग रहा था कि भजन और भोजन एक ही हो जाए तो ये बड़ा अच्छा होगा कि वहाँ मैं पढ़ा लिखा भी रहा हूँ और लिख पढ़ भी रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, दुर्भाग्य से या सौभाग्य कहिए, जो भी कहिए। तो जो है ठीक है, तो चल रहा है। नहीं, अच्छा ही हुआ। आपने एक अच्छी राह पकड़ी। एक सवाल मेरे दिमाग में और है, जैसे कि आपको कम उम्र में ही बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार मिले। आपकी कहानी पर फिल्म भी बनी। तो इससे आपको ऊर्जा मिलती है कि इससे थोड़ा सा आपके अंदर ठहराव आया है? नहीं, देखिए, अगर आप लिखते हैं और लिखने के बाद अगर कोई पुरस्कार आपको मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि खुशी होती है। लेकिन खुशी होने के साथ एक जिम्मेवारी भी आपकी बढ़ती है। लगता है कि आपके कंधे के ऊपर एक जिम्मेवारी और बढ़ गई और उसे आपको और सिद्ध करने की जरूरत है, तो और अच्छा लिखने की जरूरत है। यह जिम्मेवारी हमारी बढ़ जाती है। और अवार्ड तो खुशी देते ही हैं और देकर ही गए हैं। जब पहली बार नवलेखन पुरस्कार मुझे मिला था और नामवर जी फोन पे थे, क्योंकि वो कमेटी के अध्यक्ष थे, नवलेखन कमेटी के, और उन्होंने फोन पर मुझे बधाई दी। पहली बार मैं नामवर सिंह से बात कर रहा था, तो वह पल बहुत ही अद्वितीय, मतलब बहुत ही खुश करने वाला था, गौरवान्वित करने वाला था। तो अच्छा तो लगता ही है कि आपके काम को सराहा जा रहा है, उसको पुरस्कृत किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेवारी भी साथ साथ बढ़ती जाती मैं भी देख रहा था, तो आपकी कुछ रचनाएं जो हैं वो चीन के किसी विश्वविद्यालय में शायद कोर्स में लगी हुई हैं। है। हाँ, एक जब कैनवास पर प्रेम उपन्यास प्रकाशित होकर आया, तो गंगा प्रसाद गुणशेखर थे, उनका एक मेल आया था कि ये उपन्यास हम सिलेबस में वहां लेना चाहते थे, वो चाहते हैं। वो चूंकि उस समय चीन में ही थे, तो मैंने उनको सहमति दे दी थी। तो वो चीन में वो कह रहे थे कि कुछ उपन्यास जो ऑप्शनल में पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें आपका उपन्यास भी रखा हुआ है, वो बच्चे वहां से पढ़ सकते हैं। और एक कविता बहने बहने कविता थी, उस कविता को भी ग्रेजुएशन में वहां पढ़ाने की बात वो कह रहे थे। तो अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता है, लेकिन उस दौरान जब वो सिलेबस में शामिल हुई थी रचनाएं, तो मुझे वो खबर दी गई थी और मैंने सहमति भी उसके लिए दिया था।
तो ये अच्छी बात है कि आपकी कोई रचना जो है बाहर के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, ये खुशी देने वाली बात है। अच्छा, एक बात बताइए जरा, ये आमतौर पे ये कहा जाता है, मतलब ये बात थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये है कि जैसे कहा जाता है कि पुरस्कार जो मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुरस्कारों को लेने के लिए, पुरस्कार मतलब प्राप्त करने के लिए जोड़ तोड़ जुगाड़ करते हैं, लेकिन आपकी बातचीत से और आपके बारे में जान करके मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम सिर्फ लिखना है और आपको पुरस्कार मिलते गए। तो ये स्वाभाविक रूप से क्या ये भी संभव है कि नए रचनाकारों को मैं ये संदेश देने के लिए ये बात पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ये स्वाभाविक, मतलब ये क्या ये संभव है कि रचनाएं अपनी जगह खुद बना लेती हैं पुरस्कार देने वालों के दिल में? देखिए, असल में क्या होता है कि आप लिखते रहें सिर्फ, और उम्दा लिखें, बढ़िया लिखें, तो रचनाएं तो पहुंचती हैं। पहली बात की रचनाएं अपनी जगह बना लेती हैं। रचनाएं जब पहुंचती हैं तो लोगों की नजर भी आपके ऊपर जाती है। तो आप एक तरह से, अगर कहा जाए इसे रेस ही कहा जाए, तो रेस में आप रहते हैं, वहां लोगों की नजर में रहते हैं, और लोगों की नजर में रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पुरस्कृत भी हो जाए। मैं एक वाकया में बताता हूँ, जब मेरी पहली कविता की किताब हम बचे रहेंगे आई थी, तो वह कविता की किताब विजय सिंह थे, जो समकालीन सूत्र जगदलपुर से निकालते हैं। तो उन्होंने मेरी कही कि आप अपनी किताब मुझे भेजिए। तो मैंने अपने प्रकाशक से कह करके 2 प्रतियां उनको भिजवा दी। भिजवा देने के बाद मैं भूल गया कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन 2-3 महीने के बाद उनका फोन आया और कहा कि आपको ठाकुर पूरण सिंह स्मृति सूत्र सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। जाहिर है उन्होंने और संग्रह भी मंगवाए होंगे, और लोगों से और कवियों से संग्रह उन्होंने मंगवाए होंगे, और मेरा संग्रह उन्हें उस तरह का लगा कि इसे सम्मानित किया जाना चाहिए, तो उन्होंने सम्मानित किया। इसमें किसी तरह के, विजय सिंह को मैं जानता भी नहीं था, मैं उस तरह से एक बार मिला भी नहीं था। फेसबुक पर कुछ मित्रता थोड़ी सी हो गई थी, वो मेरे कविताओं के प्रशंसक थे, और उन कविताओं को देख करके ही उन्होंने मेरा संग्रह मंगवाया था। और उस संग्रह के मंगवाने के बाद उन्होंने सूत्र सम्मान की जब घोषणा हुई तो पुरस्कार मुझे मिल गया। तो मुझे नहीं लगता है कि पुरस्कार पाने के लिए बहुत जोड़ तोड़ करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग, एक तंत्र है यहाँ, तो हिंदी साहित्य में ऐसा होता है कि पुरस्कार के लिए लोग जोड़ तोड़ भी करते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध बात है। इसके लिए पुरस्कारों के बाद बहुत विवाद भी हो चुके हैं, और कई लोगों के ऊपर आरोप भी लगे हैं कि फला ने फला को पुरस्कार दिलवा दिया, या इस तरह से ये है। लेकिन यह भी है कि अगर आप चुपचाप लिखते रहें और बढ़िया लेखन करते रहें, तो आपको पुरस्कार भी मिलेंगे, और पुरस्कार न भी मिले तो भी जनता में अगर आपकी पैठ है, अगर पाठक आपको पसंद करते हैं, तो पाठक जिन रचनाकारों को पसंद करते हैं उनके लिए पुरस्कार बहुत छोटी चीज है। पुरस्कार बहुत बड़ा नहीं है। पुरस्कार न भी मिले, और अगर आप अपनी रचना के मार्फत लोगों के दिलों में पहुंच बनाते हैं, तो ये बड़ी बात है। पुरस्कार उसके सामने बहुत छोटा है। अब जरा मैं अपने गंभीर सवाल की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जी कि जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी लिख रही है, जी और अगर पुरानी पीढ़ी को देखें, पुरानी पीढ़ी का मतलब कि जो वरिष्ठ लोग हो चुके हैं, जी जी इन दोनों के पीढ़ियों की रचनाओं में आप क्या अंतर महसूस करते देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर कहूँ तो दो
तीन तरह के लेखक हैं, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी। पुरानी पीढ़ी तो लिख रही है अपने तरीके से, उसके लेखन की अपनी विशेषता है, लेकिन नई पीढ़ी जो आई है उसमें दो तीन तरह के रचनाकार हैं। एक तो इस तरह के रचनाकार हैं जो कि अपनी पुरानी पीढ़ी की परंपरा में लिख रहे हैं, वो उनके अनुसरण में लिख रहे हैं। दूसरे तरह के रचनाकार हैं जो पूरी तरह से पुरानी पीढ़ी को उन्होंने नकार करके अपनी भाषा, अपना मुहावरा और अपनी एक कहन की शैली विकसित की है, जिसमें आप देखेंगे नए कवियों में अंबर रंजना पांडे हुए या फिर अन्य लोग हुए जो बिल्कुल ही फ्रेश भाषा लेकर के आते हैं और उस तरह से लिख रहे हैं और नई नई चीजों का अन्वेषण कर रहे हैं। जिन चीजों पर पुराने लोगों का ध्यान नहीं गया है, उन चीजों पर कविताएं लिखना और सफलतापूर्वक लिखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो निरंतर अन्वेषण कर रहे हैं और बहुत मेहनत करके लिख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पुरानी पीढ़ी के लोग मेहनत करके नहीं लिखते थे, वो भी मेहनत करके लिखते थे, लेकिन आज के जो रचनाकार हैं वह उनके सामने एक पूरी दुनिया खुली हुई है, एक ग्लोबल विलेज है, ग्लोबलाइजेशन है, और वो पूरे विश्व को अपनी आंखों से देख रहे हैं और उनके सामने लेखन भी एक जटिलता की तरह, जो समय जितना जटिल हुआ है आज का समय, वह उस जटिलता को व्यक्त करने के लिए और ज्यादा योग्यता और ज्यादा सक्षमता की जरूरत है। और वह सक्षमता, वह योग्यता नई पीढ़ी के लोगों ने सिद्ध की है और लिख रहे हैं लगातार, और मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ। मतलब ये है कि ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि चूंकि समय जटिल हो गया है, और समय जटिल ही नहीं हुआ है, स्थितियां बहुत विस्तृत हो गई हैं। विस्तृत का मतलब ये है कि पहले के जमाने में ये था कि हमें, हमारा जो दायरा था बहुत छोटा था, अब दायरा बढ़ गया, तो मतलब विश्व स्तर तक का दायरा हो गया है जी। तो नई पीढ़ी, मतलब आप के अनुसार कि नई पीढ़ी इन सारे विस्तार को देख रही है, इन सारी जटिलताओं को समझ रही है और उसी के हिसाब से अपने रचनाओं में उतार रही है। बिंब भी उसी हिसाब से, शैली भी उसी हिसाब से, भाषा भी उसी हिसाब से। नहीं, यहाँ पर इस तरह से भी हुआ है कि कुछ कवि ऐसे हुए हैं यहाँ जो विश्व कविता की बात जिसे कहते हैं। बीच में फेसबुक पर भी यह चर्चा चली थी कि विश्व कविता लिखने की बात, तो वो उस तरह से उस शैली में लिखते हैं जो अनुवाद के योग्य कविताएं, मतलब वो जिनका बहुत ही आसानी से अन्य भाषाओं में यानी अंग्रेजी में अनुवाद हो सके, उस तरह की रचनाएं भी लिखी जा रही हैं। तो विश्व कविता वाली बात जो थी वो पहले नहीं थी। आज विश्व कविता की बात जब होती है कि आप विश्व कविता लिख रहे हैं, तो यह एक नई बात नई पीढ़ी के साथ आई है कि नई पीढ़ी के कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्व कविता लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो मुझे बड़ा थोड़ा अजीब सा भी लगता है। पहले भी मैंने देखा था, पहले तो अपने देश की कविताएं लिख ली जाए, बाद में विश्व के बारे में सोचा जाएगा। विश्व कविता पहले अपने देश में रिकॉग्निशन हो जाए, अपनी जनता के, अपने पाठकों के बीच में रिकॉग्निशन हो जाए। हाँ, अनुवाद वगैरह तो होते रहते हैं, अनुवाद अगर हुए तो ठीक, ना हुए तो ठीक। भाई बाहर के जो लोग लिखते हैं, मतलब जो लैटिन अमेरिका के हैं, या मान लीजिए कि अर्जेंटीना के हैं, या ईरान के लोग जो कवि हैं, वो ये थोड़ी सोच के लिखते हैं कि हमारी कविता हिंदी में अनुवाद हो जाए, हमारी कविता का बांग्ला में अनुवाद हो जाए। वो अपने देश के बारे में सोच के लिखते हैं। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग ये सोच के लिखते हैं कि इस कविता का जल्दी अनुवाद हो जाए। यह कुछ लोगों की मंशा है, इस तरह से सोच करके भी कविताएं लिखी जा रही हैं आज की पीढ़ी में। इधर कुछ महिला रचनाकार बहुत तेजी से आगे आई हैं, और उन्होंने अपने विषय में भी बहुत विविधता वो लाई हैं, और बहुत बोल्ड होके वो कविताएं लिख रही हैं। हालांकि
उसमें भी कुछ दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये है कि सिर्फ ध्यान आकृष्ट करने के लिए, और एक जो है वो जेन्युइन मुद्दों को उठाने के लिए। इस पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए एज ए आलोचक, अगर एज ए आलोचक बात करिए। देखिए ये इसमें अब क्या कहा जाए कि फेसबुक पर अगर आप देखें तो बहुत सारे कवि और कवियत्रियां सक्रिय हैं, महिला कवि भी हैं, बहुत सक्रिय हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो वाकई स्टैंडर्ड, जो मानक कविता जिसे हम कह सकते हैं, वो लिख रही हैं और अपने को बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गंभीरता से एक्सप्रेस करने की बात है वो कर रही हैं। तो उसमें रश्मि भारद्वाज हैं जिनसे आपने बात भी की है, अनुशक्ति सिंह हैं, मोनिका कुमार हैं, इस तरह की बहुत सारी कवित्रियां हैं जो अपने को बहुत ही पावरफुल ढंग से एक्सप्रेस कर रही हैं। और न सिर्फ महिला या स्त्री विमर्श जिसे कहते हैं, स्त्री विमर्श के दायरे में वो बंद नहीं है। उनकी कविताएं सिर्फ स्त्रियों की ही बात नहीं करती, स्त्रियों की बात करती हैं, लेकिन स्त्रियों की बात करते हुए वह पूरे समाज, पूरे ब्रह्मांड की भी बात करती हैं। ये महत्वपूर्ण है। इन कवियों की ये विशेषता नोटिस करने लायक है कि ये मात्र इनको महिला कवियत्री या महिला कवि कह करके खारिज नहीं किया जा सकता। ये मुकम्मल कवि हैं और मुकम्मल कविताएं ये लोग लिख रहे हैं। ये मेरा कहना है। हाँ, जब कविता की या रचनाओं की या साहित्य की जब बात चलती है तो ये अभी तक देखा गया है और आने वाला समय शायद बदलेगा, मुझे लगता है ऐसा, कि उसमें जो महिला रचनाकार हैं, महिला साहित्यकार हैं, इनको स्थान जो है वो बहुत कम सा मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो लिखती नहीं रही है, पहले भी लिखती रही हैं, लेकिन उनकी चर्चा ज्यादा नहीं होती रही है। जैसे मैं बात करूं कि अगर आलोचना की बात करते हैं, मैंने विधा की बात मैं कर रहा हूं, तो आलोचना में अगर देखें तो आप रामविलास शर्मा से लेकर के और नेमीचंद जैन हो, चाहे वो नामवर सिंह हो, ये नाम सतह पे रहते हैं। हाँ। अगर मैं पूछूं कि उस दौर में किसी महिला आलोचक का ने क्या आलोचना की ही नहीं, या उसने आलोचना की उसको रेखांकित नहीं किया गया। उसी तरह से अब जो लिखा जा रहा है वो तो जो इतना पावरफुल है कि मेरे ख्याल से लोग चाहकर भी और जानबूझकर भी अब उनको शायद नकार नहीं सकते, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय सामाजिक संरचना जिस तरह की है, तो वह सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक। ऐसे में स्त्रियों को बहुत अधिक संघर्ष अपने को सामने लाने के लिए करना पड़ा और अभी भी वह संघर्ष कर रही हैं खुद को सामने लाने के लिए। तो पितृसत्तात्मक समाज में तो यह होता है कि स्त्रियों को दोयम दर्जे का मान लिया जाता है और पुरुष वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये चीजें अब धीरे धीरे कम हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय नामवर सिंह जब और रामविलास शर्मा लिख रहे थे तो उस समय निर्मला जैन भी थी, निर्मला जैन भी लिख रही थी, निर्मला जैन ने भी लिखा है। और इधर भी बहुत सारी महिला, अच्छा ये जरूर हुआ है, एक मैं देख रहा हूँ मुझे कि पहले महिलाएं कम सक्रिय होती थीं या अपने को कम एक्सपोज, कहने का मतलब एक्सप्रेस कर पाती थी, बाहर आना जिसे कहते हैं, मैं सही शब्द अगर कहूँ तो बाहर आना और अपने को बताना कि देखिए मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। आज के समय में फेसबुक या सोशल मीडिया या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इतने अधिक आ गए हैं कि वहां पे महिलाओं के लिए एक्सप्रेस करने की जगह ज्यादा बनी है और वो एक्सप्रेस कर रही हैं। उसमें से बहुत अच्छे लिखने वाली भी लोग सामने आ रही हैं।
और अपने को अभिव्यक्त कर रही हैं। तो ये अच्छी बात है। ये सोशल मीडिया ने एक अच्छा काम ये किया है कि महिलाओं के लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया है, जिसके मार्फत वो अपने को अभिव्यक्त कर सके। ये एक अच्छी बात है। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। और एक आखिरी सवाल, और फिर हम आपकी कविताएं सुनेंगे। जी जैसे आज अगर आपसे कोई पूछे, कोई नया जी रचनाकार जो रचना करना चाहता है और वो लिखना जानता है, उसने कुछ लिख भी रखा है, और आपसे पूछे कि आप मुझे थोड़ा बताइए कि मैं अच्छी कविताएं या अच्छी कहानियां कैसे लिखूं, तो आप उसको क्या सलाह देना? देखिए, मैं शुरू से ये कई लोगों ने पूछा भी है ये सवाल मुझसे पहले भी, और मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि अच्छी कहानियां या अच्छी कविताएं पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी कहानियां पढ़ना, अच्छी कविताएं पढ़ना। एक पहली शर्त है कि आप अपनी परंपरा में, अपने साहित्य की परंपरा में जितनी भी अच्छी चीजें लिखी गई हैं, उससे आप वाकिफ हो, आपका जान पहचान हो कि क्या लिखा गया है। तो बिना पढ़े हुए लोग तुकबंदी करना शुरू कर देते हैं और कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये बात जमती नहीं कुछ। तो आपको अपनी पूरी साहित्यिक परंपरा की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छा लिखने के लिए, ये एक बात है। और अच्छा मनुष्य होना उससे भी अधिक जरूरी है अच्छा रचनाकार होने के लिए। तो जब तक आप अच्छे मनुष्य नहीं बन पाएंगे, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे, आप अच्छे रचनाकार कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरी समझ में नहीं आता। तो अच्छी कविताएं पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना पहली शर्त है, और दूसरी शर्त है अच्छा मनुष्य होना। एक तीसरी चीज भी मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा, और आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा जरूर। कि पहले कि उनसे ये पूछा जाना चाहिए, जो मैं अपने आप से बार बार पूछता हूँ कोई भी रचना लिखने से पहले, कि ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, और हाँ जिसके लिए लिख रहा हूं क्या मैं उसको अच्छी तरह से समझता हूं, क्या ये जी जी। भाषा, मेरी शैली, मेरे शब्द, मेरे बिंब उन तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हाँ हाँ। इस पर आपकी नहीं टिप्पणी क्या है? मैं गलत सोचता हूं या सही सोच रहा हूं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि आप जिसके लिए लिख रहे हैं उन तक बातें ठीक ठीक पहुंच पाएंगी या नहीं, यह चिंता तो है ही, और बहुत जरूरी चिंता है। अगर आप पहेलियां बुझाने लगें और इस तरह की कविताएं लिखने लगें कि पाठक उसे समझ ही ना पाए, तो आपके लिखने का क्या मतलब है? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सहजता, सहज होना सबसे जरूरी है। कविता में वह ताप होनी चाहिए, कविता में वह ऊंचाई होनी चाहिए, लेकिन भाषा और शैली आपकी इतनी सहज और सरल हो कि सीधे पाठक के हृदय में चुभ जाए बात। तो यह जरूरी है कि आप जो लिख रहे हैं वह जिनके लिए लिख रहे हैं उनको कम्युनिकेट हो, समझ में आए। यह चिंता तो वाकई बहुत जरूरी चिंता है। आपने सही बात कही, बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। नहीं नहीं, वो चूंकि आपने बहुत अच्छी बात बताई थी, इसलिए मुझे ये याद आ गया कि एक तीसरा तीसरा पॉइंट भी है, इस पर भी नए लिखने वालों को ध्यान देना चाहिए। जी जी जी। तो अब हम लोग अपने बातचीत के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। आप अपनी कविताएं, 5 कविताएं पढ़िए। जी 5 जी जी। कविताओं का पाठ, मेरे पाठक इंतजार भी कर रहे होंगे कि 5 कविताओं का पाठ आप करें, और हम सुनना चाहते हैं। जरूर जरूर। मैं कुछ कविताएं अपने पहले संग्रह से पढ़ूंगा,
एक एक संग्रह से एक एक कविताएं पढ़ता हूँ। मेरी एक गुजारिश भी है, जी जी जी, एक आप प्रेम कहिए। कविता जरूर पढ़िएगा। प्रेम कविता। हाँ, एक जरूर वो पढ़िएगा, क्योंकि हाँ हाँ। मेरा मानना है कि प्रेम के बिना तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। जी जरूर। एक कविता है बहनें, जिस कविता की चर्चा हो रही थी कि ये चीन के एक विश्वविद्यालय में यह पाठ्यक्रम में शामिल है, तो वो कविता थोड़ी लंबी है। तो थोड़ी लंबी नहीं है, 2-3 पेज की कविता है, तो मैं उसे अगर आप इजाजत दें तो पढ़ूं, नहीं नहीं, पढ़िए बताइए। पढ़िए पढ़िए, अभी देखते हैं कितने। पढ़िए पढ़िए। बहनें। कविता का शीर्षक है बहनें। एक एक कर वे चली गई थी, दूसरे घाट दूसरे खूंटे से बंध गई थी। उनके आंचल की हवा उन्हीं के साथ चली गई थी, बहुत दूर किसी देश। नेह की बाती एक घर से उठकर किसी दूसरे घर के कोने में। साग खोटने की हंसली आंगन के ताके पर रखकर, धनिया की चटनी पीसने की सिलवट एक कोने में छोड़, ककहरा की किताबें और पुरानी फटी कॉपियों में बनी मीरा और बाई लक्ष्मी के अधूरे चित्र छोड़ गई थी वे हमारे भरोसे। उन्हें अब कुछ भी बनना न था। एक ऐसे देश और समय में पैदा हुई थी वे, जहां उनके होने से कंधा झुक जाता था, कई बार पगड़ी दांव पर लग जाती थी, फिर भी वे हुई थी पैदा। पिता कहते अपना भाग्य लेकर आई थी साथ, इस तरह किसी दूसरे से नहीं जुड़ा था उनका भाग्य। सबका होकर भी रहना था पूरी उम्र अकेले ही, उन्हें अपने हिस्से के भाग्य के साथ। उन्हें कुछ नहीं बनना था इस अभागे देश में। उनके कुछ भी बनने पर बहुत पुरानी कब्रों के भूतों के पहरे थे, कई मिथकों के बड़े और भारी ताले। छोड़ गई थी वे तेल की कटोरियां, रसोई घर में अपने खुरदरे हाथों के निशान, चौकी बेलना तसली कठौती करछुल छुलनी। बचपन से उन्हीं से प्यार करना सिखाया था माँ ने। उनके पास अपना कुछ नहीं था सिवाय लड़की जात के उलाहने के, फिर भी खूब हंसती थी मैं, कभी कभी तो इतने जोर जोर से कि उनके हंसने पर भी लग जाती थी पाबंदी। रसोई में आग और धुएं के बीच तपती थी मैं, और उमकती हुई हमारे छीपे में परोसती थी रोटियां, तैयार करती थी अपने हाथों से हमें स्कूल के लिए, बिना किसी अफसोस बिना किसी शिकन। क्या उन्हें स्कूल जाने का मन नहीं करता था? अपने घर की दहलीजों से दूर ये चली गई थी, एक ऐसी दुनिया में जहां से लौट पाना इस देश में कभी नहीं रहा आसान। साल के एक दिन उनकी भेजी हुई राखियां आती थी, या अगर कभी आ गई वे खुद, तो जैसे उल्टे पांव लौट जाने के लिए ही आती थी। मैं हर बार उनके चेहरे पर वह पहले का रंग चाहता था देखना, वह हंसी देखना चाहता था, वह खूब खूब हंसी जिसमें पूरी दुनिया के लिए जगह होती थी। लेकिन हर बार उनके झुराए चेहरे पर जब उभरती थी कोई छूटी हुई मुस्कान, तब मुझे दिखते थे सैकड़ों सवालों के रेशे, जिनका उत्तर मेरे पास नहीं था। प्रश्नों को लिए गई थी वे साथ, एक दिन रोते कलपते, घर के किसी कोने में मुझे अकेले छोड़, खुद के आंसू से बेपरवाह मेरी भीगी आंखों को आंचल से पोंछती। बहनें प्रश्नों को लिए साथ लौटती थी अपने संसार में। बहनें प्रश्नों को लिए साथ लौटती थी अपने संसार में, हमें अकेला छोड़ उस समय की याद दिलाती, जब खूब खूब हंसती थी वे, और हमारी हंसी के लिए कुछ भी करने को रहती थी तैयार।
एक ऐसे समय की याद दिलाती जब पूरी दुनिया नफरत से भरी हुई थी और बहनों ने सिखाया था प्यार करना और खूब खूब हंसना। वाह। बहनें पृथ्वी थीं जिनके हक में मुझे लड़नी थी एक अंतहीन लड़ाई, एक दिन जीत जाने के विश्वास और संकल्प के साथ, और एक दिन खूब खूब हंसना था सिर्फ उनके लिए और उनके समर्थन में, सिर्फ उनके लिए और उनके समर्थन वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता, मार्मिक कविता ये। ये एक कविता थी। और दूसरी कविता पढ़ रहा हूँ, प्रेम कविता आपने कही पढ़ने के लिए, तो एक प्रेम कविता प्यार करते हुए पढ़ता हूँ। शब्दों से मसले हल करने वाले बहरूपीय समय में मैं तुम्हें शब्दों में प्यार नहीं करूंगा। शब्दों से मसले हल करने वाले बहरूपीय समय में मैं तुम्हें शब्दों से प्यार नहीं करूंगा। नीम अंधेरे में डूबे कमरे के रोशन छिद्र से नहीं भेजूंगा वह खत जिस पर अंकित होगा पान के आकार का एक दिल और एक वाक्य में समाये होंगे सभ्यता के तमाम फलसफे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा अनंत प्रकाश वर्षों की यात्रा में, वहीं उसी खिड़की के समीप जहां से तुम्हारी स्याह जुल्फों के मेघ दिखते हैं। हवा में, हवा के साथ तैरते चलते चुप और बेआवाज। नहीं भेजूंगा हवा में लहराता कोई चुंबन, किसी अकेले पेड़ से, पालतू खरगोश के नरम रोओं से, या आईने से भी नहीं कहूंगा कि कर रहा हूं मैं सभ्यता का सबसे पवित्र और सबसे खतरनाक काम। एक कविता और एक कविता इतिहास पढ़ता हूँ। यह मेरा दूसरा जन्म है संग्रह में शामिल है। यह कविता इतिहास, इतिहास के बारे में जिस तरह की धारणा है, एक बात मैंने यहाँ पर कहने की कोशिश की। इतिहास वह संसार में सबसे अधिक विवादित था, त्रस्त और पीड़ित थी। अपने जन्म से लेकर अब तक उसे कभी साबुत नहीं रहने दिया गया था। सत्ताएं बदलने के साथ ही उसके रंग बदले जाने लगते थे। वह कभी हरा, कभी सफेद, तो कभी कभी बिल्कुल गेरुआ दिखने लगता था। इस क्रम में वह कभी काला भी हो गया हो बिल्कुल, तो हैरत न होनी चाहिए। हर काल और अवधि में एक राजा उसे संवारने के लिए कुछ रसूख लोगों को नियुक्त करता था। रखी जाती थी कड़ी निगरानी, लिखी जाती थी वार्तें, लिखे जाते थे स्तुतिगान, बांटे जाते थे पारितोषिक। इन सब के बीच उसके लिए बहुत कम जगह बचती थी। वह भयग्रस्त होकर किसी कोने में दुबक जाता था। वह भयग्रस्त होकर किसी कोने में दुबक जाता था कि वह थोड़ा सा जिंदा रहे, भर सके अपने फेफड़े में थोड़ा साफ शुद्ध ऑक्सीजन। लेकिन वह हर कोने अंतरे से खींच लिया जाता। चलने लगते थे समय के पोसवा रंधे, ताकि वह उसी तरह रहे जिस तरह वे रखना चाहते हैं। कभी कभी वह भाग कर चला जाता था, किसी फकीर की झोली में गीत बन जाता था। किसी पागल कवि के मत्थे चढ़ता कभी और कविता बन जाता था। सत्ताएं लाख कोशिश करती कि जकड़ लें उसे या मार ही डालें, लेकिन हर बार वह थोड़ा सा साबुत छूट ही जाता था, थोड़ा सा साबुत बच ही जाता था। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और दो कविताएं और 5 कविताएं सुनानी है, तो 2 कविताएं मुझे याद हैं।
तो एक कविता पहले संग्रह से सुनाता हूँ, हम बचे रहेंगे संग्रह से, कि हम बचे रहेंगे शीर्षक से। सब कुछ के रीत जाने के बाद भी माँ की आंखों में इंतजार का दर्शन बचा रहेगा। क्या बात सब कुछ के रीत जाने के बाद भी माँ की आंखों में इंतजार का दर्शन बचा रहेगा। अटका रहेगा पिता के मन में एक घर बना लेने का स्वप्न, ढह रही पुरखों के हवेली के धरन की तरह। हमारे तुम्हारे नाम के इतिहास में गायब हो जाने के बाद भी पृथ्वी के गोल होने का मिथक उसकी सहन शक्ति की तरह ही बचा रहेगा, और हम बचे रहेंगे एक दूसरे के आसमान में आसमानी शतरंगों की तरह, और हम बचे रहेंगे एक दूसरे के आसमान में आसमानी आसमानी शतरंगों। शतरंग, वाह। और एक कविता है, कविता से लंबी उदासी, वो मैं सुनाता हूँ। कविताओं से बहुत लंबी है उदासी, यह समय की सबसे बड़ी उदासी है जो मेरे चेहरे पर कहीं से उड़ती हुई चली आई है। मैं समय का सबसे कम जादुई कवि, मैं समय का सबसे कम जादुई कवि हूँ। मेरे पास शब्दों की जगह एक किसान पिता की भूखी आंत है, बहन की सुनी मांग है, छोटे भाई की कंपनी से छूट गई नौकरी है, राख से कुछ गर्मी उधेड़ती माँ की सूजी हुई आंखें हैं। मैं जहाँ बैठकर लिखता हूँ कविताएं, वहां तक अन्न की सुरीली गंध नहीं पहुंचती। यह मार्च की शुरुआती दिनों की उदासी है जो मेरी कविताओं पर सूखे पत्ते की तरह झर रही है, जबकि हरे रंग हमारी जिंदगी से गायब होते जा रहे हैं और चमचमाती रंगीनियों के शोर से होने लगा है नादान शिशुओं का मनोरंजन। संसद में बहस करने लगे हैं हत्यारे। क्या मुझे कविता की शुरू में इतिहास से आती हुई लालटेनों की मध्यम रोशनियों को याद करना चाहिए? मेरी चेतना को झकझोरती खेतों की लंबी पगडंडियों के लिए मेरी कविता में कितनी जगह है? कविता में कितनी बार दोहराऊं कि जनाब, हम चले तो थे एक ऐसी जगह को पहुंचने जहां आसमान की ऊंचाई हमारे खपरेल के बराबर हो, और पहुंच गए एक ऐसे पाताल में जहां से आसमान को देखना तक असंभव। अच्छा, वहां कितनी उदासी होगी जहां लोग शिशुओं को चित्र बनाकर समझाते होंगे आसमान की परिभाषा। तारों को मान लिया गया होगा एक विलुप्त प्रजाति। कविता में जितनी बार लिखता हूँ आसमान, उतनी ही बार टपकते हैं माँ के आंसू, उतनी ही बार पिता की आंत रोटी रोटी चिल्लाती है। जितने समय में मैं लिखता हूँ एक शब्द, उससे कम समय में मेरा बेरोजगार भाई आत्महत्या कर लेता है, उससे भी कम समय में बहन औरत से धर्मशाला में तब्दील हो जाती है। क्या क्या बात है, कहूँ, क्या बात है, क्या क्या बात है। कहूँ। लंबी है समय की उदासी, और मैं हूँ समय का सबसे कम जादुई कवि। क्या आप मुझे क्षमा कर सकें? अद्भुत धन्यवाद। कविता है, अद्भुत कविता है, अद्भुत कविता है। धन्यवाद। विनय जी, मुझे खुशी है कि मैंने जो आपके बारे में पढ़ा था, और चूंकि मेरा कोई आपसे परिचय तो पहले से था नहीं, फेसबुक पे ही कभी कभार मुलाकात हो जाती थी, जी जी और जी। मैंने आपकी रचनाओं के आधार पर ही मैंने ये तय किया कि आपसे लाइव बातचीत करनी है, क्योंकि आप की रचनाएं बहुत ही शानदार हैं, और मैंने देखा भी यहाँ पर आपने जिस तरह से पाठ किया, जितनी जी शानदार कविताएं उतने ही शानदार तरीके से आपने इनका पाठ भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी शुक्रिया बहुत। आपने मुझे मौका दिया आपके मित्रों और आपके साथ जुड़ने का। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें सुन रहे हैं उनको। धन्यवाद।